हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस के लिए आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की क्लास लेकर आ गए हैं। आप सभी बच्चों की डाउट थी, कमेंट के अंदर भर भर के क्वेश्चन आ रहा था कि आर्टिकल करवाओ हमें, तो आज हम आर्टिकल की क्लास लेकर आ गए। अगर किसी भी शिफ्ट में आप देख सकते हो, अभी इतने पीछे एग्ज़ाम हुए हैं, इतनी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल के हर शिफ्ट में नज़र आ रहे हैं। तो ये क्लास देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि आर्टिकल से अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है तो फिर गलत नहीं होगा। किताबों में क्या है कि हर आर्टिकल दिया हुआ है, तो मैं आपको उसमें से जो एकदम इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ना वो करवाऊँगा। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। तो ये बात जो मैं यहाँ लिखी है वो मैंने आपको बता दी है। यह क्लास कर ली तो अनुच्छेद से प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दी है। अब देखो ये बात, चैनल से ज़रूर जुड़ना, आगे भी हम इम्पोर्टेंट क्लास लेंगे। कोई और अगर नियुक्तियाँ वगैरह या फिर बीएनएस वगैरह की कोई अगर क्लास लेनी होगी तो हम ज़रूर लेंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ना और बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आए हैं। तो अब हम वो हमारे टॉपिक पर चलते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा एडजस्ट करना, अगर मैं पेज पलटूँ तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी अब हम हमारे आर्टिकल पर चलते हैं। अब आप यहाँ आर्टिकल पर देखोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके आर्टिकल 1 से। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद द्वारा नए राज्यों का संघ में शामिल कर सकती है, यानी संसद है वो नए राज्यों को संघ में शामिल यानी देश के अंदर शामिल कर सकती है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, संसद नए राज्य या मौजूद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आप समझ गए, मतलब संसद है वो या तो नए राज्य भी बना सकती है और या फिर राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये काम किसका है, ये संसद का है। आर्टिकल 5 से 11 कहता है नागरिकता, यानी आर्टिकल 5 से 11 है वो नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता आपको पता है भारत में 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली जन्म से, दूसरी वंशाधिकार से, तीसरी पंजीकरण से और चौथी देशीकरण से और 5वीं विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। तो इन तरीक़ों से हम वो जो आपकी नागरिकता है वो भारत में प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हम बात करते हैं आर्टिकल 12 से 35, जो सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, जो मूल संविधान में आपके 7 थे और वर्तमान में कितने आपके 6 है मौलिक अधिकार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मौलिक अधिकार से बन रहा है। और बाकी अब हम बात करते हैं इस मौलिक अधिकारों के अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है आपका कि राज्यों की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंदर आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 14 जो है आपका कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। यह कौन कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 16 भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। यह लिखे तो मैंने एकदम इम्पोर्टेंट ही है, बाकी आप फिर कहोगे कि बहुत सारे लिख लिए, तो उसी में से मैं फिर आपको इम्पोर्टेंट कुछ और बता रहा हूँ। आर्टिकल 17 अस्पृश्यताकांत जो भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 18 उपाध्योगांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 19 से 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखो 19 तो सभी को पता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति यानी स्वतंत्रता जो 19 है वो संबंधित है। बाकी अभी प्रश्न कैसे आता है कि 19A 19B किस प्रकार, जैसे 19B है तो सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, हम कहीं पर भी सभा एवं सम्मेलन है वो शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आर्टिकल जो आपका 19C है वो क्या कहता है कि हम संगठन बनाने की क्षमता, हम संगठन बना सकते हैं। आर्टिकल D क्या कहता है कि हम पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं कहीं पर भी। E क्या कहता है, भारत के किसी भी भाग में हम निवास या बसने की स्वतंत्रता है, हमें बस सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो जो है अपराधों के लिए दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 21 जो भी इम्पोर्टेंट है आपका, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21 है, जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर, उसमें ऐड किया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क है वो शिक्षा है वो अनिवार्य है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट है आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। आर्टिकल आपका 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। और आर्टिकल 23 और 24 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल आपका 24 कहता है।
23 और 24 कहते हैं। अब 23 अलग क्या कहता है तो देखो, मानव के व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 कहता है, और आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर अधिकार, यानी हम बालकों से काम नहीं करवा सकते, यह कहता है आर्टिकल 24। अगर ऐसा कहीं होता है तो वो कानूनी अपराध है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थोड़ी फिर डिस्टर्बेंस हो सकती है, बाकी हम कोशिश करते हैं ना हो, बाकी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना चाहिए, इतना तो आप पुलिस वाले हो। बाकी अब हम बात करते हैं आगे आर्टिकल हमारे 25 से 28 जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार है। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है आपका कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक मामले में जो भी प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है वो आर्टिकल 26 के तहत आती है। फिर आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और विशेषकर 29 के अंदर क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसे जो संविधान संशोधन आपका 44 हुआ था उसके अंदर इसको हटाकर 301 के अंदर रख दिया गया है, तो अभी यहाँ से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखना। और बाकी हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और उच्च न्यायालय अगर रिट जारी करता है तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। आपकी ये ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 40 इम्पोर्टेंट है, जो आपके ग्राम पंचायतों का संगठन होता है उसके संबंध में आर्टिकल आपका 40 है। और आर्टिकल 41 क्या कहता है तो आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। हाँ, ये भी आपको याद करना है। और बाकी आर्टिकल 44 जो एकदम महत्वपूर्ण है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 45 जो आपके बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 48 आपका कृषि और पशुपालन संगठन, ये इम्पोर्टेंट है। और इससे भी इम्पोर्टेंट 48A जो आपका पर्यावरण संबंधी है वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ज़रूर आप जब भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जब देखने को मिलोगे तो ये 15-20 मिनट की क्लास आपका ऐसे समझो 2 से 3 नंबर पक्का कर देगी, तो आप ज़रूर इस क्लास को अटेंड करना, पूरी देखना। और अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 51 जो हमारे मौलिक कर्तव्य, जो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने आपके 10 जो जोड़े कब गए थे तो 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 के अंदर इसको ऐड किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 52 जो आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जो क्या क्या शर्तें हैं। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति शपथ लेगा, वो इस आर्टिकल 60 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग लगाकर, महाभियोग की प्रक्रिया जो किसी बहुमत से वो पास होकर उस महाभियोग लगाकर आप उसे हटा सकते हो। और आर्टिकल 72 कहता है राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति आपकी समाधान, यानी कोई भी अगर मृत्युदंड दिया हो या अगर कोई सज़ा दी हो तो उसे कम भी कर सकता है और उसे माफ़ भी कर सकता है। तो आर्टिकल ये किसके तहत करता है, आर्टिकल 72 के तहत करता है, आप ये भी ध्यान रखना। और ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको 101% ये चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पढ़े बिना नहीं जाना है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा है, देखो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, अभी हमारा आगे है आर्टिकल 79 जो आपका संसद से संबंधित है। फिर आर्टिकल 80 जो राज्यसभा से, आर्टिकल 81 जो लोकसभा से, ये तीनों आपको ऐसे समझो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तीनों को याद करना है। फिर आर्टिकल 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुला सकता है और उसको भंग कर सकता है, ये भी आप यहाँ पर लिख लेना, भंग भी कर सकता है। और आर्टिकल 87 क्या कहता है, राष्ट्रपति का विशेष भाषण, संसद के अंदर विशेष भाषण है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत दे सकता है। और फिर आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी, इम्पोर्टेंट टिक करना। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यह एग्ज़ाम शिफ्ट के अंदर जो 18 की सेकंड शिफ्ट हुई थी मेरी वाली, उसके अंदर ये पूछा था महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बाकी आपको इसका आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होता है। आर्टिकल 150 भी महत्वपूर्ण है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परिषद होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, जो 150 के तहत। फिर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 153
जो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका आर्टिकल 161 जो समाधान, यानी राज्यपाल की समाधान की शक्ति होती है। और राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता, बाकी सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड दिया हुआ है तो उसको माफ़ नहीं कर सकता, ये भी आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ दशाओं में आपकी सज़ा को कम वगैरह तो कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखना है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 161 कहता है। फिर आर्टिकल हमारा 243 जो पंचायती राज से संबंधित होते हैं, और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ZG तक है जो नगर पालिकाओं से संबंधित होता है। आगे हम इसकी अलग अलग बात करेंगे, और अभी आप इस पे ये देखो। फिर आता है 3 इम्पोर्टेंट और आर्टिकल जो बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसे समझो परीक्षा में आने के 100% चांस होते हैं इन आर्टिकलों से। तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात लगा जाता है। जब आपको ऐसा लगता है कि बाहरी कहीं आपका हो रहा है आक्रमण हो रहा है या फिर युद्ध की संभावना है, तो आर्टिकल 352 लगाया जाता है। और आर्टिकल 356 कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति अगर शासन लागू होता है तो आर्टिकल 356 लगाया जाता है। आर्टिकल 360 आपका वित्तीय आपातकाल होता है, जो अभी तक भारत के अंदर नहीं लगा। इसके अंदर अगर वित्तीय की कमी आ जाती है किसी देश के अंदर तो आर्टिकल 360 लगाया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक ये 0 बार लगा है, तो ये भी ध्यान रखना है। और आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन अगर हम करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। ये तो थे। अब और कुछ भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बहुत है जो मैं आपको थोड़े और बता देता हूँ। 10-15 आर्टिकल और है, वो भी आपको देखने हैं, वो भी परीक्षा के अंदर आने के चांस अच्छे खासे रहते हैं, वो भी एकदम इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो आप वो भी ज़रूर अभी देखना। बात करते हैं आर्टिकल 110 की। तो धन विधेयक की परिभाषा, आर्टिकल 110 क्या कहता है? जो आपका धन विधेयक की परिभाषा होती है वो आर्टिकल 110 के अंदर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है किसी कारण से तो आप एडजस्ट करना, क्योंकि अभी मैं आपके लिए जो क्लास ले रहा हूँ वो प्रॉपर मतलब अभी तक कुछ संसाधन नहीं है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही ले रहा हूँ। बाकी आप जो ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसके पास संसाधन है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया, जो चीज़ें आ रही है वही करवा रहा हूँ, बाकी आपको गलत चीज़ें मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें ज़रूर देखना। और आर्टिकल 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। आर्टिकल 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत होती है, ठीक है। फिर होता है आर्टिकल 165 जो राज्य का महाधिवक्ता, ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। 165 राज्य का महाधिवक्ता। और फिर आता है आर्टिकल 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय, राज्य के लिए उच्च न्यायालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये आर्टिकल आपका 215 कहता है। आर्टिकल 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ये भी आर्टिकल कहता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक राज्य का एक ही जो आपका उच्च न्यायालय होगा, नहीं, 2 से 3 राज्य का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब हम आगे थोड़ी नेक्स्ट 2-4 और है वो उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, फिर आपका आता है आर्टिकल 243 के जिसमें ग्राम सभा होती है, आर्टिकल 243 है जिसमें पंचायतों का गठन होता है, और आर्टिकल 243 है जिसमें नगर पालिकाओं का गठन होता है। फिर आता है आपका आर्टिकल 341 जो अनुसूचित जातियों के संबंधित होता है, आर्टिकल 342 जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होता है, और आर्टिकल 343 जो संघ की राजभाषा के संबंधित होता है। अब ये यहाँ राजभाषा यानी कोई भी भारत की अभी तक है वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा ही है। मतलब अभी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है आप ये बोलोगे तो देखो, सभी राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जा रही है, कहीं इंग्लिश है, कहीं मलयालम है, कहीं हिंदी है, कहीं मारवाड़ी है, तो इस प्रकार है, वो राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं दे सकते। तो अगर सभी राज्यों में एक भाषा बोली जाती है तो एक भाषा जो आपका राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। बाकी अभी राजभाषा का दर्जा जैसे मतलब राजस्थान हो गया तो हिंदी यहाँ होती है, उत्तर प्रदेश हिंदी होती है, इस प्रकार होती है। जैसे केरल वगैरह में मलयालम उस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। और बाकी मैंने आपको एकदम इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो करवा दिए हैं। बाकी अगर आप कोई और चीज़ कहते हो कि वो चीज़ें करवाओ तो मैं आप कमेंट कर देना। और बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। बाकी चैनल से 101% जुड़ जाना, पहले बोल रहा हूँ, चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आपको एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है यहाँ पर ज़रूर मिलती रहेगी। और आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।